Hi, 11th class. Let's start our next session. Guys, जो लास्ट में हमने किया था तो वहाँ हमने पढ़ा था वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन 3 सेट्स। जब मुझे 3 सेट्स पता थे तो उसके मैंने तुम्हें 1-2 क्वेश्चंस भी कराए थे। एक लास्ट क्वेश्चन और करो बेटा, ये बुक का एग्जांपल 34 है, ये इंपॉर्टेंट भी है तो इसे भी देख लो एक बार या तुम यहाँ से पढ़ लो वीडियो को पॉज करके, या एक बार क्या करो बुक से पढ़ लो अपनी वीडियो पॉज करके। एग्जांपल 34 है आपकी बुक का एनसीईआरटी का। चलो सॉल्यूशन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और जो जो मुझे गिवन है उसे लिखते हैं। अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, 15 in basketball and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men, total medal जो बांटे गए वो कितने बांटे गए? 58. And only 3 men got medals in all the 3 sports. और 3 बंदे ऐसे थे जिनको क्या हुआ, तीनों स्पोर्ट्स में क्या मिला? मेडल मिला। How many received medals in exactly 2 of the 3 sports? ऐसे कितने बंदे हैं जिनको क्या होगा exactly 2 स्पोर्ट्स में क्या मिला है? मेडल मिला है। तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ में आ गया, मुझे क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ पर्संस who received medals in exactly 2 sports। ठीक है, चलो कैसे करेंगे वो देखो। गाइस, मैं let F denote फुटबॉल। F जो है फुटबॉल, F denote the set of people who got awarded in football, and B denote for basketball and C denote for cricket। तो फुटबॉल में कितने बंदों को मिला? 38 बंदों को। और बास्केटबॉल में मिला कितने? 15 बंदों को। और क्रिकेट में मिला कितने? 20 बंदों को। टोटल मेडल जो बांटे गए वो कितने बांटे गए? 58 टोटल, इन सबको मिलाकर, दैट इज F यूनियन B यूनियन C। ये आपके बेटा बांटे गए कितने? 58। ठीक है, नेक्स्ट। एंड ओनली 3 men got medals in all the 3 sports। 3 पर्सन ऐसे हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में मिले। कहने का मतलब है फुटबॉल में भी मिला, बास्केट में भी मिला और क्रिकेट में भी मिला, जिनको तीनों में मिला। समझ लो, तीनों में मिला, तीनों स्पोर्ट्स में। ऐसे कितने बंदे हैं? 3 बंदे हैं जिनको तीनों स्पोर्ट्स में क्या मिला? मेडल मिला। हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, इससे एक वेन डायग्राम बना लेता हूं और समझ लेता हूं मुझे निकालना क्या चाहिए। सपोज मैंने बनाया फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ये बना लिया। ठीक है, ये आपका फुटबॉल है, ये आपका बास्केटबॉल है, ये आपका क्रिकेट। अब मुझे निकालना क्या है? नंबर ऑफ पीपल हु रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स। ऐसे कितने बंदे हैं जिनको एग्जैक्टली 2 में मिला है? तो मतलब मैं कौन कौन से पोर्शन की बात कर रहा हूं? इसकी, इसकी, इसकी और इसकी। मैं इन पोर्शन की बात कर रहा हूं, है ना, एग्जैक्टली 2 वाला। ये सिर्फ 2 वाले बंदे। सपोज मैं इसको नाम देता हूं, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। तो जो ये A है ना, ये उन बंदों को डिनोट कर रहा है, उन पीपल्स को डिनोट कर रहा है जो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल लाइक करते हैं। B जो है उनको डिनोट कर रहा है जो फुटबॉल एंड क्रिकेट लाइक करते हैं, और जो C है वो इनको डिनोट कर रहा है जो बास्केटबॉल एंड क्रिकेट लाइक करते हैं। मुझे निकालना क्या है? A + B + C। ये मुझे फाइंड करना है। अभी निकालें कैसे वो देखो यार। चलो अब ना बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल A + B + C। अब चलो सपोज मैंने इसका नाम दे दिया A B C D, मैंने ये दे दिया। अब सबसे पहले देखो A B C ऐसे निकल सकता है, F इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस F इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C प्लस F इंटरसेक्शन C। जब मैंने इन तीनों को प्लस किया, F इंटरसेक्शन B को प्लस किया, B इंटरसेक्शन C को प्लस किया, F इंटरसेक्शन C को प्लस किया, तो हुआ क्या? A + D आ गया, B + D आ गया, C + D आ गया। D मुझे एक बार भी चाहिए था, लेकिन D कितनी बारी आ गया? 3 बारी आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? D को माइनस करना पड़ेगा। कितनी बारी? 3 बारी। तो -3
तो गाइस ये चीज मुझे निकालनी है, ये वो बंदे हैं जो एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये है, क्या मुझे इनकी वैल्यू पता है, एफ इंटरसेक्शन बी, मुझे इनमें से किसी की वैल्यू नहीं पता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास एक फॉर्मूला था जो हमने लास्ट टाइम किया था, वो फॉर्मूला था ये सी, ये हमारा होता है NF प्लस NB प्लस NC माइनस NF इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NF इंटरसेक्शन C प्लस NF इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अब गाइस मुझे वैल्यू पता है इसकी वैल्यू कितनी है 58, NF की वैल्यू कितनी है 38 प्लस NB की वैल्यू कितनी है 15, NC की वैल्यू कितनी है 20 माइनस इनकी वैल्यू मुझे नहीं पता, प्लस F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसकी वैल्यू है 3, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, इन सबको इधर ले आया मैं, B प्लस इन सबको उधर लेके जाता हूं। एक आपको दिख रहा है 58, 38 प्लस 20, ये भी 58 होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच गया 18। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई F इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस F इंटरसेक्शन C। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे ये चीज निकालनी थी। तो गाइस मुझे इसकी वैल्यू पता लग गई, कितनी आई है 18 आई है, और F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना था, बट यहां पे 3 आया, 3 एंड इंटू, क्योंकि 3 बार D आया था ना यहाँ पर, तो माइनस 3 बार करेंगे। इसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी 3, तो 18 माइनस 3 इंटू 3 कितना, 18 माइनस 9 कितना आंसर आ गया, 9 आंसर आ गया इसका। तो इतना करने के बाद इसको लिखेंगे कैसे, अब इसकी वैल्यू याद कर लेना, इसकी वैल्यू कितनी आई है 89 है। अब इतना करने के बाद नंबर ऑफ पीपल, क्या है नंबर ऑफ who receive medals in exactly 2 sports, तो वो हो जाएगा N F इंटरसेक्शन B प्लस N B इंटरसेक्शन C प्लस N F इंटरसेक्शन C माइनस 3 N F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हो गया। अब इतना करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 18 और 3 F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, इसकी वैल्यू 3 थी, तो 18 माइनस 3 इंटू 3, 18 माइनस 9 कितना आ गया 9। तो ऐसे कितने बंदे होंगे, 9 बंदे होंगे जिनको एग्जैक्टली मतलब A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी है, 9 बंदे ऐसे जिनको एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में क्या मिला है, मेडल मिला है। अब तो गाइस ये था टॉपिक हमारा जो मैंने पढ़ाया था। अब ऐसे क्वेश्चन करते जाना, अपने आप फॉर्मूलेस बनाते जाना, और क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व होते चले जाएंगे। नेक्स्ट, अब मैं यार जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको हम ऐसे बेसिकली ऐसे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन गाइस इस इन क्वेश्चंस को ना मैं यूजिंग वेन डायग्राम भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन एक बात याद रखना, वेन डायग्राम से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, जैसे ये वाला क्वेश्चन वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है भाई। तो करना कैसे सॉल्व मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन में आपको बुक का ही करके दिखाता हूं कि वेन डायग्राम से सॉल्व कैसे करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, मिसलेनियस का है, पढ़ लो एक बार, या तो बुक से पढ़ लो या तो यहाँ से पढ़ लो। अब मैं इस क्वेश्चन को मैं ना फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करूंगा, अब इसे मैं किससे करूंगा, यूजिंग वेन डायग्राम सॉल्व करूंगा। देखो भाई कैसे, ये तरीका बेटा आप
बना सकते हो, लेकिन इससे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो होंगे बेटा वो सिर्फ फॉर्मूले से ही सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, चलो देखो करते हैं एक बार। अब ना मुझे क्या पता है, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। तो पहले मैंने इंफॉर्मेशन लिख ली, न्यूज़पेपर एच पढ़ने वाले कितने हैं? 25। 26 रीड न्यूज़पेपर टी। अगला 26 रीड न्यूज़पेपर आई। अगला 9 रीड बोथ एच एंड आई। नेक्स्ट 11 रीड बोथ एच एंड टी। अगला क्या था? 8 रीड बोथ टी एंड आई। नेक्स्ट अगला क्या है? 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। ठीक है, अब मुझे गिवन है, ये जो देख मुझे वो फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे मैं जो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बनाता हूं? वेन डायग्राम बनाता हूं। इसका मैंने वेन डायग्राम बनाया। H फॉर हिंदी न्यूज़पेपर, वो H फॉर H है, T तो दिख रहा है आपको क्या? ये H वाला है, ये T वाला है, ये I वाला है। H T और I। ठीक है, अब इसको बेटा मुझे वेन डायग्राम को फिल करना है। देखो मैं कैसे करता हूं। टोटल बंदे बेटा कितने हैं मेरे पास? 60। चलो अब जब भी बेटा कोई वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, हमेशा यहां से फिल करना है इसको। तो कैसे फिल करता हूं? मुझे क्या बना है? H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I लाइक करने वाले कितने पीपल है? 3 पीपल ऐसे जो तीनों पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये चीज है। अब देखो T इंटरसेक्शन I वाले 8 पीपल है, तो T इंटरसेक्शन I वाले 8 बंदे हैं। अब T इंटरसेक्शन I का मतलब ये पूरा पोर्शन कितना है? इस पूरे पोर्शन में 8 बंदे आ रहे हैं, है ना? 3 ही है, बाकी बचे कितने? 5। देखो 8 हो गया T इंटरसेक्शन I। अगला H इंटरसेक्शन T में कितने? 11 है। H और H इंटरसेक्शन T में कितने? 11। इस पूरे में 11 है, तो 3 यहां पर है, 8 यहां पर। ठीक है, अगला H इंटरसेक्शन I में कितने? 9। H इंटरसेक्शन I में कितने? 9। ये पूरा 9 था, 3 यहां पर आ गया, 6। ठीक है, अब and I मतलब I में कितने मेंबर्स हैं? 26 मेंबर है, तो इस पूरे में 26 है, तो 6 और 3 9 और 5 14 तो ये हो गए, बचे कितने? 12 यहां पर। ठीक है, अब T में कितने? 26। 8 और 3 पूरे टी में 26 है। 11 और 5 16 और 10 26। अगला H में कितने? 25 है। 8 और 3 11 11 और 6 कितना हो गया? 17, या गया 8 25 आ गया। ठीक है, अब सारे कितने थे? 60 थे। इस पूरे में कितने हैं? 60। वो हम चेक कर लेंगे कि 60 है या नहीं, चेक कर लेते हैं। 8 और 8 कितना हो गया? 8 प्लस 8 हो गया 16 प्लस 10 हो गया 26 प्लस 6 हो गया 32 प्लस 3 35 और 40 52 है को मिला के, तो बाकी बचे कितने? 8 बंदे, 8 पीपल क्या है? बाहर है, जो ना ही H में, ना ही T में, ना ही I में। अब क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। मैं आपको बता चुका हूं, एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, और आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। एटलीस्ट वन का मतलब जो एक पढ़ते हैं वो भी, जो 2 पढ़ते हैं वो भी, जो तीनों पढ़ते हैं वो भी, मतलब ये वाले भी, ये वाले भी, ये वाले भी, ये वाले सारे। तो पहले का आंसर क्या है? नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन। जो कम से कम एक पढ़ते हैं, है ना यार? तो देखो इन सबको ऐड करो, ये सारे या एक वाले भी हैं, 2 वाले भी, 3 वाले हैं, तो 8 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 12। अभी मैंने इसको ऐड किया था 52 आया, तो इसका आंसर आ गया 52। तो मेरे पास ऐसे कितने टोटल 52 पीपल हैं जो कम से कम एक पढ़ते हैं। अगला क्या? नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन का मतलब होता है जो सिर्फ एक ही पढ़ते हो।
हु रीड एग्जैक्टली वन, जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो देखो ये जो 8 है ये सिर्फ एच वाला पढ़ते हैं, ये जो 10 है ये सिर्फ टी वाला पढ़ते हैं, ये जो 12 है सिर्फ आई वाला पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो गया 8 + 10 + 12 कितना 30। फॉर्मूले से भी करो ऐसे भी करो सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद एक चीज देखो बेटा, क्या यहाँ पर तो 2 ही था, अब मैं आपको खुद ही बना के दे रहा हूँ। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 2, जो एग्जैक्टली 2 पढ़ते हैं, तो आपको दिख रहा है एक तो ये 8 है जो सिर्फ एच और टी पढ़ते हैं, ये 6 है जो एच और आई पढ़ते हैं, और ये 5 है जो टी और आई पढ़ते हैं। तो 8 + 6 + 5 तो 14 + 5 कितना 19 आंसर, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल हु रीड नाइदर ऑफ द न्यूज़पेपर, जो इनमें से कोई नहीं पढ़ता, इनमें से कोई भी नहीं पढ़ता, तो इसका मतलब है 8। जो 8 में इनमें से कोई भी नहीं पढ़ता तो आंसर क्या होगा 8 होगा। नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली टी, जो सिर्फ टी पढ़ते हैं, तो आंसर होगा 10। तो पता लग गया, आप इससे किसी चीज का भी आंसर दे सकते हो। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पूरी है तो आप वन टाइम के थ्रू सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, कुछ भी सोचो वो आंसर आएगा। नंबर ऑफ पीपल हु रीड, चलो मैं बता रहा हूं, आप सोचना आंसर क्या होगा। नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली टी एंड आई, बताओ क्या आंसर होगा। नंबर ऑफ पीपल हु रीड टी एंड आई, तो इसका आंसर होगा ओनली टी एंड आई 5। मैं बोलता नंबर ऑफ पीपल हु रीड टी एंड आई, तो आंसर होता है 8। जो टी और आई पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा पढ़े मुझे उससे कोई मुझे चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जो टी और आई पढ़ते हैं। तो टी और आई तो सारे पढ़ते हैं, लेकिन मैं बोलता नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली टी एंड आई, जो सिर्फ टी एंड आई पढ़ते हैं, तो कितना आंसर होता 5 आंसर होता। तो आई होप आपको वेन डायग्राम से भी समझ में आ गया होगा, बट इससे बड़ा इंफॉर्मेशन तभी बनेगी क्योंकि जब आपको सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी तभी ये पूरा बन पाएगा, अदरवाइज ये पूरा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए गाइस आपको दोनों तरीकों से सीखना है, ऐसे भी सीखना है और वैसे भी सीखना है, क्योंकि दोनों ही बहुत हेल्पफुल है। मान लो अगर क्वेश्चन क्या मतलब बेसिकली एक वेन डायग्राम आ गया आपके, मतलब आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो आप बेसिकली इसी की यही अप्रोच फॉलो करते हैं। एक क्योंकि एक क्वेश्चन आता है उसमें 3-4 क्वेश्चन होते हैं, फटाफट से वेन डायग्राम बनाया, सबका आंसर दे दिया। देखिए बेटा कभी कभार क्या होता है इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती, तो फिर हमें किससे करना पड़ता है, खुद दिमाग आके फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं। जैसे फुटबॉल वाला क्वेश्चन था, तो फिर उसमें हमें खुद ही पहले सोचना पड़ेगा क्या निकालना है, उसके बाद उसको हम करेंगे। उसको मैं ऐसे करता काफी मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है गाइस। तो समझ में आया। तो हर अप्रोच की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी होता है, उससे क्वेश्चन ये होता है कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उससे, ठीक है। इससे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट होने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। चलो तो अब ये था हमारा टॉपिक जो था ऑलमोस्ट स्टैट्स हमारा खत्म है। इसके एक दो क्वेश्चन और एग्जांपल है वो मैं आपको करा दूं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं मैं अगला एग्जांपल कौन सा करा रहा हूं। मैं जो आपको करवा रहा हूं एग्जांपल नंबर 32 मिस्टेक से करा रहा हूं, फटाफट से पढ़ लो, मैं लिख लेता हूं यहां पर, ठीक है। गाइस मैंने आपका एग्जांपल नंबर 32 लिखा है मिस्टेनियस का, पढ़ लो, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं। A market research group conducted a survey of 1000 consumers। भाई सर्वे हुआ है, जनरली बेटा याद रखो सर्वे का मतलब होता है यूनिवर्सल। टोटल बंदे कितने हैं 1000, and reported that 720 consumers like product A। प्रोडक्ट A को लाइक करने वाले कितने परसेंट हैं 720, and 450 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट B। प्रोडक्ट बी को लाइक करने वाले कितने कंज्यूमर हैं 450। अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट्स। बोथ का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, और मुझे निकालना क्या है व्हाट इज द लीस्ट नंबर, कि कम से कम मतलब कि सब इसको लाइक करने वाले मिनिमम बंदे कितने हैं। दोनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले मिनिमम बंदे कितने हैं भाई। तो मुझे क्या निकालना है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना। क्वेश्चन बटा एक बार ध्यान से पढ़ो दोबारा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए मुझे निकालना क्या है, तभी मैं करूंगा। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट्स, मतलब जो सबसे कम मतलब दोनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले मिनिमम बंदे कितने होंगे, या दोनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले मिनिमम पर्सन्स कितने हैं, उनकी कितनी मतलब कितने नंबर ऑफ मिनिमम पर्सन है जो दोनों प्रोडक्ट लाइक करते हैं। कहने का मतलब है मुझे इसकी ना क्या निकालनी है मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो समझ में आ गया मुझे क्या निकालनी है, इसकी ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। यार मिनिमम वैल्यू अभी तक तो आज तक क्वेश्चन करा ही नहीं, वहां तो सिंपल वैल्यू आती थी एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पर मुझे ना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन होती थी, यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है।
पहली बात क्या, यहां मुझे यूनियन नहीं पता, ए यूनियन बी नहीं पता। अगर मुझे ए यूनियन बी पता होता, ए पता होता, बी पता होता, तो मेरे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती, तो इसका आंसर क्या आता, एग्जैक्ट आता। बट मेरे पास अभी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अब इसका आंसर भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। वो आंसर कैसे आएगा वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें एक बात सुना रहा हूं। सपोज आपके पास दो सेट है, ए और बी, दो ही सेट है, तीन नहीं है, दो सेट है, और एक यूनिवर्सल है। क्या आप मुझे बता सकते हो यूनियन और यूनिवर्सल में रिलेशन क्या होगा? सोच के बताओ। ए यूनियन बी, जैसे मैं आपको बता दूं, ये ए है, ये बी है, और ये यूनिवर्सल है। अब ए यूनियन बी और यूनिवर्सल में क्या रिलेशन होगा? तो देखो बच्चों, दो रिलेशन होंगे, याद करो। एक तो ये होगी, हो सकता है ए यूनियन बी क्या हो, लेस देन हो यूनिवर्सल सेट से। बात समझ में आई? और अगर जब भी कभी ऐसा कुछ होगा तो उसका मतलब क्या होगा, देयर आर सम मेंबर्स आउटसाइड ऑफ ए एंड बी। तो उस केस में ए और बी के बाहर भी कुछ ना कुछ मेंबर्स होंगे। देखिए ये तो फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि यहां पर कोई मेंबर ही ना हो, बाहर कोई मेंबर ना हो, ये भी हो सकता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एन यूनिवर्सल बी, जब बाहर कोई मेंबर ही नहीं होगा। तो दो केस बनेंगे, या तो हो सकता है बाहर मेंबर हो, या हो सकता है कभी कभी ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाए, यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाए। ये हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ये। जैसे अगर आपको मैं एक यूनिवर्सल ले लूं, 1 2 3 4 5, एक सेट ले लूं ए, 1 2 3, एक सेट ले लूं बी, 3 4 5। अब अगर मैं इनका यूनियन करूंगा तो वो क्या है, यूनिवर्सल सेट ही होगा। तो ये पॉसिबिलिटी होती है क्या, जो ए यूनियन बी है या तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, या वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट से छोटा होगा। तो अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, कहने का मतलब क्या है, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर मैं इन्हें कंबाइन करता हूं तो आप लोगों ने क्या देखा, एन ए यूनियन बी जो होगा वो लेस देन हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा एन यूनिवर्सल बी। जो ए यूनियन बी है या तो वो लेस देन होगा या वो इक्वल होगा किसके, यूनिवर्सल सेट के। इतनी बात समझ में आई? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड यूनिवर्सल। जब दो सेट होंगे तो ये होगा, और जब तीन सेट होंगे तो क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी लेस देन इक्वल टू एन यूनिवर्सल। ठीक है, चलो अब इस रिलेशन का हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब सिंस एन ए यूनियन बी इज लेस देन एन यूनिवर्सल, यहां पढ़ चुके हैं अभी। तो देयरफॉर अब इसका मुझे फॉर्मूला पता है, ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन एन यूनिवर्सल। ओके, अब ए की वैल्यू कितनी है, 720, बी की वैल्यू कितनी है, 450 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू यू कितना था, 1000 था। ठीक है, अब 7 और 4 कितना हो गया, 1170। इसको इधर किया, इसको उधर किया। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, उसको उधर ट्रांसफर कर दिया। तो आपने क्या देखा गाइस, एन ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी, इस बड़ा साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 170 आ गया। इतनी बात समझ में? अब इसको ध्यान से देखो, इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इस इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, या तो वो 170 से बड़ा होगा या वो 170 होगा। इट मींस द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज आइदर 170 और ग्रेटर देन 170। बात समझ में आ रही है? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू या तो 170 होगी या 170 से ज्यादा होगी। और याद रखो, मुझे निकालना क्या था, ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू। और आपको यहां से क्या पता लगा, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू या तो 170 है या 170 से ज्यादा है। बट मुझे निकालनी क्या है, मिनिमम। तो 170 या 170 से ज्यादा, तो मिनिमम क्या होगी, 170, या तो 170 है या उससे ज्यादा है। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इज 170। तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ प्रोडक्ट्स आर 170। ये लिखेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल who like both products are 170। समझ में आएगा इस? ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
अगला आपका एग्जांपल है एग्जांपल 33, फटाफट से इसको पढ़ लो और मैं लिख लेता हूं फटाफट से एग्जाम में। बच्चों भाई मैंने ये लिखा है आपका एग्जांपल 33 एनसीईआरटी का, तो फटाफट से इसको पढ़ो, फटाफट से इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो पहले इसकी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स, आपके पास टोटल कितने कार ओनर्स हैं? 500। नेक्स्ट अगला 400 ऑन कार ए, 400 ए कार ओनर्स है मेरे पास और 200 ऐसे कार ओनर है जिनके पास बी है। चलो 50 ऑन बोथ ए एंड बी कार, 50 ऐसे ओनर है जिनके पास दोनों कार है। अब इज दिस डेटा करेक्ट? क्या ये डेटा सही है? भाई गलत तो तब होगा ना जब कुछ एक ऐसा आंसर है जो पॉसिबल नहीं है ना। चलेगा, आपके पास दो ही सेट है ए और बी, ठीक है, ये दो सेट है। ये दो सेट है आपके पास ए और बी, ठीक है ना। चलो तो अब फटाफट से मैं काम करता हूं, ये भी हो सकता है। मैं एक बार ए, मेरे पास ए यूनियन बी नहीं है, मैं फटाफट से वो निकाल लेता हूं। एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मैंने ये निकाला। एन ए यूनियन बी कितना है? 50, ए कितना है? 400 प्लस 200 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 50। तो ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो मुझे निकालना है ना, सॉरी। तो ये एन ए यूनियन बी कितना आ गया? 600 माइनस 50, 550। बेटा क्या ये सही है? मुझे बात कर रहा हूं, अगर सोच लो बेटा सही है या गलत है। बेटा इसका आंसर ही गलत है। पूछो क्यों? भाई आपके पास टोटल बंदे 500 है, तो ए यूनियन बी 550 कैसे आ सकता है? अभी मैंने कंडीशन फिक्स बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो ए यूनियन बी होता है ना, वो हमेशा लेस देन होता है यूनिवर्सल से, होता है ना। तो ये इससे ज्यादा कैसे हो सकता है? तो लिखेंगे सिंस एन ए यूनियन बी इज नॉट लेस देन एन यूनिवर्सल, देयरफॉर डेटा इज इनकरेक्ट। ये जो डेटा है ये क्या है? इनकरेक्ट है। वही इसको हम वेन डायग्राम से फिल कर सकते हैं। इसको 50 बीच में फिल कर दो। अब ए वाले 400 बंदे हैं तो 50 ये था, यहां पर कितना आ गया? 350। ये 50 था बट यहां पे कितना आ गया? 150। तो इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है? 550 आ रहा है। टोटल मेरे पास पर्संस कितने हो गए? 550, जबकि मेरे पास है कितने? 500। इसके अकॉर्डिंग 550 आ रहा है, तो उसका मतलब मेरा डेटा क्या है? गलत है। तो वेन डायग्राम से चेक कर सकते थे और ऐसे भी चेक कर सकते थे। तो गाइस ये था आपका क्वेश्चन। इसके दो एग्जांपल्स हो रहे हैं, फटाफट से मैं वो भी कर देता हूं। अगला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, वो कौन सा है? अगला है एग्जांपल 30, वो लिखते हैं। गाइस ये मैंने आपके सामने आपका एग्जांपल 30 लिखा है, ठीक है। अब इसे करने की कोशिश करते हैं। चलो अब ये क्या क्वेश्चन कहता है? शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। अगर ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है तो इसका मतलब है ए किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल। ये मुझे क्या करना है? शो करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूं जो आपने ध्यान से देखनी है। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, if A is a subset of B and B is a subset of A, then what is the relation between A and B? तो A और B के बीच में रिलेशन क्या होगी? अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगी? सोचो। चलो सोचते हैं, मैं करता हूं। अगर आपने और सोचना है तो वीडियो को पॉज कर लो। इसको चलो मैं वेन डायग्राम से समझता हूं। पहले मैं कोशिश करता हूं एक ऐसा वेन डायग्राम बनाने की जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। चलो पहली कंडीशन क्या है? A इज द सबसेट ऑफ B। अगर मैं इसको ध्यान में रख के बनाता हूं तो ऐसा बनेगा, सही है। A इज द सबसेट ऑफ B, क्या ये ट्रू है? B इज द सबसेट ऑफ A है? नहीं ना, तो ये तो गलत हो गया। अगली बार मैंने इसको ध्यान में रख के बनाया कि B इज द सबसेट ऑफ A,
ये तो सही है, क्या ये ट्रू है? नहीं, ये अब ये फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो मुझे एक ऐसा वेन डायग्राम बनाना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे। तो एक बारी मैं एक काम करता हूं, मैं फंस गया, ना ए बी के अंदर आएगा ना बी ए के अंदर आएगा, और ये कंडीशन भी है कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो वो करेंगे क्या? वो भी सही नहीं, ये भी सही नहीं, तो क्या मैं यार एक बार ऐसे चेक करूं, ये ही ए है और ये भी बी है, कहने का मतलब ए और बी सेम है। अब ध्यान से देखो, ए जो है वो बी का सबसेट है और जो बी है वो ए का सबसेट है, मतलब ए बी का भी सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या यार, अच्छा, तो अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ए इज इक्वल टू बी। ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप कर दो पॉसिबल तो मेरे पास भेज देना, तो आपको बहुत सारा पैसा इनाम मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है भाई। अगर क्या है, ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तो उस केस में क्या होगा, ए जो होगा वो बी के इक्वल होगा, अदरवाइज ये कंडीशन कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन को ध्यान करने से पहले इस स्टेटमेंट का ध्यान रखना है कि अगर मैं ये शो कर देता हूं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब गाइस मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, तो कोशिश करना समझने की, ठीक है। बस ये आपने स्टेटमेंट याद रखना है। सॉल्यूशन मुझे गिवन है, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। ये मुझे गिवन है कि अगर ए शो करना है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो प्रूव करो ए और बी दोनों इक्वल होंगे। मैंने एक काम किया, मैंने लिखा लेट x बिलोंग्स टू ए। मैंने दो आपके दो सेट की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं दो सेट बना लूं फिलहाल ए और बी, ए बी, अभी मैं अलग लेके चल रहा हूं, अभी मुझे नहीं पता कि ये दोनों इक्वल होंगे या नहीं, ठीक है भाई। x बिलोंग्स टू ए, भाई x किससे बिलोंग कर रहा है, a से। अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो देयरफॉर लेट x बिलोंग्स टू a, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू a यूनियन b करेगा। अगर x a का एक एलिमेंट है, तो अगर मैं a का यूनियन किसी भी सेट के साथ करूं तो उसमें ये पूरी चीज आएगी, a वाले तो आएंगे सारे और b वाले भी आएंगे, तो कहने का मतलब है x तो उसमें आएगा ही आएगा। a का यूनियन किसी के साथ ही करो उसमें x तो आएगा ही आएगा, क्यों? क्योंकि x तो a का एलिमेंट है, मतलब x a का कोई भी एलिमेंट हो सकता है और वो किस में आएगा, a यूनियन b में तो आएगा ही आएगा। चलो अब इतना करने के बाद, अब सिंस हमें क्या गिवन है, a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, ये मुझे गिवन है, तो इसका मतलब तो देयरफॉर इसका मतलब है जो x है वो किससे बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि a यूनियन b किसके इक्वल है, a इंटरसेक्शन b के। अब x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है। अब ध्यान से देखो यार, x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, तो और यहां पर x क्या था, x a के सारे एलिमेंट थे। अब a के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, a इंटरसेक्शन b में आ रहे हैं। गाइस इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो चीज उन दोनों में आए। अब जैसे सपोज करो मैंने बोला कि 4 बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b से, तो इसका मतलब है 4 a से बिलोंग करता है और 4 b से भी बिलोंग करता है, इस बात का मतलब ये है। तो इसका x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। अब यहां से आपको इंटरप्रेट करना है, भाई x क्या था, a के सारे एलिमेंट थे, x लेट x बिलोंग्स टू a, जो x है वो a से बिलोंग करता है, x कुछ भी हो सकता है, जो जो a में है उनमें से x कुछ भी हो सकता है। सपोज करो a तुम्हारा होता 1 2 3, मैंने बोला लेट x बिलोंग्स टू a, तो x 1 भी हो सकता है, x 2 भी हो सकता है और x 3 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है अब वो सारे जो x थे, x 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, अब 1 2 3 x की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 2 3 किस में आ रहा है, b में भी आ रहा है। तो मतलब b एक ऐसा सेट है जिसमें 1 2 3 भी है, और 1 2 3 क्या था, सेट a के एलिमेंट थे, तो सेट a के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, सेट b में आ रहे हैं। तो अभी बताया था मैंने जब हमने पढ़ा था कि अगर सेट a के सारे एलिमेंट सेट b में आएंगे, तो इसका मतलब है देयरफॉर
A इज अ सबसेट ऑफ B, जो A क्या होगा वो B का सबसेट हो गया। तो कहने का मतलब था जो ये वेन डायग्राम बनेगा इसमें ऐसा नहीं बनेगा इस वाले केस में। इस वाले केस में मे भी हो सकता है ये बन जाए कैसा, ऐसा बन जाए, जो इसको सेटिस्फाई करेगा मेरे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखो x बिलोंग्स टू A था, तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B आ रहा है, हां आ रहा है। अगर x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है, देख लो अगर x A का एलिमेंट है तो वो A इंटरसेक्शन B में भी आ रहे हैं। अब इसका मतलब x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, तो इसका मतलब x पूरे B में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो A हो गया वो B का सबसेट हो गया। इसका मतलब ये नोट करते हैं। तो ये पहली कंडीशन है। अभी मैंने अगली बात करा, अब मैंने काम किया, अगली बात क्या, लेट y बिलोंग्स टू, मैंने क्या किया बेटा, y को किससे बिलोंग कर रही है, B से। अच्छा y B से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, B का किसी के साथ भी यूनियन करो तो y इसमें भी आएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या कि जो A यूनियन B है वो किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन B की। इसका मतलब क्या है, जो y का वो किससे बिलोंग करता है, A से B, और y किससे बिलोंग करता है, B से B। फिर वही वाली बात आ गई, y क्या थे, B के सारे एलिमेंट थे, तो B के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, A में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर जो B है वो सबसेट हो गया A का। अब आ जाओ बेटा, अब ये दोनों कंडीशन कब ट्रू होंगी, बताया मैंने भी, A जो है वो B का सबसेट है। इससे आंसर आया था ये, और इससे आंसर क्या आ रहा है, यार क्या ये दोनों कंडीशन ट्रू हो सकती है भाई एक साथ। अब मुझे बताना है कि ये दोनों कंडीशन कब ट्रू होंगे, क्योंकि ध्यान से देखो, अब A जो है वो B का सबसेट है और इसके अकॉर्डिंग B जो है वो A का सबसेट है। क्वेश्चन तो एक ही है, तो मुझे एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना है। वैसे भी आपको दिख गया, मैंने बता चुका हूं, अगर A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो तो इसका मतलब क्या है, सिंस A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू B। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं इन दोनों कंबाइन कर दूंगा ना यार, वही आएगा A और B सेम सेट आता है। अब चेक कर लो, इस पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी A और B पे, तो समझ में आया क्वेश्चन वाला। तो इसका मतलब हैंस ट्रू, मुझे ये गाइस समझ में आया क्वेश्चन पक्का। एक बार दोबारा बता देता हूं, अब बिना उसके वेन डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। x belongs to A, x से बिलोंग करता है, A से बिलोंग करता है, तो उसका मतलब x A यूनियन B में भी आएगा। अब A यूनियन B किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन B की, तो इसकी जगह मैं A इंटरसेक्शन B लिख सकता हूं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो चीज दोनों में आ रही है, तो x A में भी आ रहा है और x B में भी आ रहा है। यहां पर क्या था, x के सारे एलिमेंट थे, x A के सारे एलिमेंट थे, और x किस में आ रहे हैं, B में भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब A के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, B में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, A जो है वो B का क्या हो गया, सबसेट हो गया। इतना करने के बाद उल्टा क्या बेटा, मैंने y किससे बिलोंग किया, b से बिलोंग किया, है ना। y b से बिलोंग कर रहा था, तो उसका मतलब क्या हो गया, y b यूनियन a में भी आ गया। इतनी बात समझ में आई, y b यूनियन a में भी आ गया। अगर y b यूनियन a में है तो अब a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b था, तो ये a इंटरसेक्शन b के इक्वल हो गया। तो इतना करने के बाद y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, अब y b के सारे एलिमेंट थे, b के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, a में आ रहे हैं। देयरफॉर क्या हो गया, B इज अ सबसेट ऑफ A हो गया। अब देखो, क्योंकि A जो है वो B का सबसेट है और जो B है वो A का सबसेट है, तो उसका मतलब क्या हो गया, A इज इक्वल टू क्या हो गया, B हो गया। समझ में आ गया गाइस, ठीक है। चलो गाइस, आपका एग्जांपल 31 है, जो लास्ट एग्जांपल है। अब ये देखो, मुझे बोला फॉर एनी सेट्स A and B शो दैट पावर सेट, P का मतलब होता है पावर सेट, पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B is equal to power set of A intersection power set of B। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पावर सेट भूल गए हो तो फटाफट से रिकॉल करो पावर सेट। पावर सेट होता क्या है, पावर सेट होता है भाई सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स। एग्जांपल जैसे मैंने ये बनाया था A, अगर मैं इसका पावर सेट लिखूं वो क्या बनेगा, याद करो, जितने भी इसके सबसेट हैं तो वो आएंगे और 5 भी आएगा। आगे भाई, तो जो ये P है इट इज द पावर सेट ऑफ A। तो अब ना मुझे आपको एक बात बतानी है, जो पावर सेट होते हैं उनके अंदर क्या, पावर सेट के अंदर हमेशा क्या आता है, एक सेट आता है, ठीक है। पावर सेट के अंदर हमेशा क्या आता है, एक सेट आता है। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं। लेट
अब क्योंकि पावर सेट के अंदर क्या आते हैं, सेट आता है, और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। लेट, मैंने कैपिटल लेटर लिखा x, लेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। x किससे बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन b के पावर सेट से। इसका मतलब क्या है, अगर x a इंटरसेक्शन b के पावर सेट से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है जो x है वो सबसेट होगा किसका, a इंटरसेक्शन b का, वही ना। अब जो 1 है बिलोंग करता है pa से, इसका मतलब क्या है, 1 पावर सेट ऑफ a से बिलोंग करता है ना, ये वाला जो सेट है a के पावर सेट से बिलोंग करता है। इसका मतलब होता है कि जो 1 ये वाला जो सेट होगा वो a का सबसेट होगा, देख लो। सिमिलरली जो 2 है ना वो बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ a से, ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 होगा ना वो सबसेट होगा a का, ठीक है। तो कोई भी सेट जो पावर सेट से बिलोंग करता है वो उस सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। अब क्योंकि जो x है वो a इंटरसेक्शन b के पावर सेट से बिलोंग कर रहा था, तो इसलिए जो x हो गया वो क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b का सबसेट। अब ध्यान से देखो, x a इंटरसेक्शन b का सबसेट है ना, तो इसका मतलब क्या है, x a इंटरसेक्शन b का सबसेट, तो इसका मतलब x a का भी सबसेट होगा और x b का भी सबसेट होगा, क्योंकि x किस में आ रहा है, a इंटरसेक्शन b में आ रहा है। x a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, और a इंटरसेक्शन b में कौन सा सेट आता है, जो a इंटरसेक्शन b में एलिमेंट होंगे वो कौन से एलिमेंट होंगे, जो a में भी होंगे और b में भी होंगे, है ना। तो इसका मतलब, तो जो x है वो a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, तो इसका मतलब हो गया जो x होगा वो a का भी सबसेट होगा एंड जो x होगा वो b का भी सबसेट होगा। इतनी बात समझ में आई, पक्का। अब अगर x जो है वो a का सबसेट है, अब सपोज करो मैं इसकी बात करूं, 2 जो है वो सबसेट है a का, ये चीज इसकी सबसेट थी, है ना। तो क्या ये जो 2 होगा वो इसके पावर सेट से बिलोंग करेगा या, बताओ। हाँ करेगा, क्योंकि पावर सेट में इसके सारे सबसेट आते हैं। सिमिलरली जो x है वो a का सबसेट है, तो इसका मतलब जो x होगा वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ a से, और x जो है वो b का भी सबसेट है, तो इसलिए जो x है वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ b से। अब ध्यान से देखो, x पावर सेट ऑफ a से भी बिलोंग करता है और x पावर सेट ऑफ b से भी बिलोंग करता है, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, एंड का मतलब इंटरसेक्शन इनटू x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में, दोनों के पावर सेट में है, तो अगर मैं इन दोनों का पावर सेट का इंटरसेक्शन करूं तो वो x ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, x इसका एलिमेंट है और इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो देयरफॉर क्या हो गया, PA इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ PA इंटरसेक्शन PB, क्योंकि x क्या थे, x बिलोंग्स टू दिस, x इसके एलिमेंट थे और इसके जो एलिमेंट अभी दिखा दिए मैंने वो इसमें भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो ये चीज है, ये वाला सेट, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो ये वाला सेट क्या हो गया, इसका सबसेट। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उल्टा चलते हैं, लेट y बिलोंग्स टू PA इंटरसेक्शन PB, पता लग गया। अब y किसका एलिमेंट है, PA इंटरसेक्शन PB का एलिमेंट है, मतलब y PA इंटरसेक्शन PB का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कह सकते हैं y PA इंटरसेक्शन PB के सारे एलिमेंट्स को डिनोट करता है, तो इसका मतलब हो गया y बिलोंग्स टू PA एंड y बिलोंग्स टू PB। मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों इस चीज को, x y जो है वो पावर सेट ऑफ a में भी होगा और y जो है पावर सेट ऑफ b में भी होगा। इसका मतलब क्या है, अगर y पावर सेट ऑफ a में, वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट, अगर ये इसके पावर सेट में था तो इसका सबसेट था, तो y अगर a के पावर सेट में है तो y जो है a का सबसेट भी होगा। सिमिलरली जो y है वो b का भी सबसेट होगा। अब y a का भी सबसेट है और y b का भी सबसेट है, y a के सबसेट में भी आ रहा है और y b के सबसेट में भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, y जो होगा वो सबसेट होगा a इंटरसेक्शन b का, जो इन दोनों का सबसेट होगा उसमें भी तो y आ रहा होगा, ठीक है, जो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा, क्योंकि y दोनों में है ना, इसमें भी है और इसमें भी है,
अब सिमिलरली तो y अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो y बिलोंग्स टू करेगा किससे? p a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करेगा, क्योंकि y इसका सबसेट है तो इसका मतलब y इसके पावर सेट से बिलोंग करेगा। तो आपने क्या देखा, देयरफॉर y इसके एलिमेंट थे, अब इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। pa इंटरसेक्शन pb is a subset of pa intersection b। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन पी बी, हेंस प्रूव्ड। तो गाइस मैंने कोशिश करी आपको ये दोनों क्वेश्चन समझाने की, अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो कोई दिक्कत नहीं, मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे या फोन करके पूछ लेना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलो अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, आप लोगों ने जो इसकी बिगनिंग से बेटा उसके ना ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो 13 से लेके 16 तक है, ये तो आपसे हो जाएंगे इजीली, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे वाले क्वेश्चन है, ये मुझे आपको पहले समझाने पड़ेंगे, या तो आप खुद ट्राई करना, नहीं होंगे मुझसे व्हाट्सएप पे या फोन पे पूछ लेना, नहीं तो हमारी क्लासेस होंगी तो मैं आपको उसमें करा दूंगा, ठीक है। तो आपके लिए इतना ही करते हैं, चैप्टर हमारा फर्स्ट खत्म हो गया, अब हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो आप तो ध्यान से करना है, बस को रिवीजन कर लेना, चैप्टर नंबर 2 इस पे ही बेस है और बहुत आसान है, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, बाय।